तो जितना ज्यादा चार्ज, याद करो हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाया था, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा ये भी बनता है और ये भी बनता है, डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम किस पॉइंट, एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा है। वैसे तो ये अपने नीट में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ सॉल्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है, सॉल्ट में ये पूछा जा सकता है। जो पॉइंट मैंने लिखा दिया ना वहीं से ही आएगा, टेंशन नॉट, क्योंकि वो एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने लिखा दिया इसलिए वहां से आएगा, भाई वो एनसीईआरटी के पॉइंट थे जो मैंने आपको लिखवाए, तो वहीं से ही पूछेगा एग्जामिनर। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता है, नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा तो कौन सा नेचर बढ़ेगा। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ने डी&एफ ब्लॉक अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब उनके क्वेश्चंस की बारी है, वहां पर तो इतने क्वेश्चंस कर नहीं पाए थे, तो एटलीस्ट जो अपने नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी वो तो हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपने जो पढ़ा है, जैसा कि मैंने आपको बोला था लेक्चर में कि एनसीईआरटी बेटा पूरी पढ़ा दी है आपको डी ब्लॉक की, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चंस आए हैं ऑलरेडी, क्योंकि हर साल मैं यही कहता हूँ, एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूँ मैं डी ब्लॉक की, और उसमें हर साल यही कहता हूँ कि बेटा क्वेश्चन यहीं से आएगा एनसीईआरटी से ही, डी ब्लॉक का, ठीक है। तो अब आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे डी ब्लॉक के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। यानी कि बेटा म्यू, इसका कैसे निकालते हैं अपन, फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2, ठीक है। यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। व्हाट इज n हियर, n होता है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये भी आपको मालूम होगा बेटा कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी डिजिट में अपने को स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू मिलता है। जैसे कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.732, ठीक है, दो है तो 2.4, ऐसा कुछ समथिंग मिल जाएगा, 3.8, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो, चार है तो 4.89, पांच है तो 5.9, छह है तो 6.9, ऐसे कुछ ना कुछ अपने को उसी डिजिट में, ठीक है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना वही डिजिट में आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। जैसे रख के देख लो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर, तो यहाँ एन का वैल्यू क्या रखोगे, 1, तो ये क्या हो जाएगा √3, √3 कितना होता है 1.732, है ना। तो उसी डिजिट में आपको मिलेगा। तो अब अगर आपको वो ये पूछ रहा है ना कि मैग्नेटिक मोमेंट सेम किस किस का है, तो बस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ठीक है, समझ गए ना तुम लोग। तो बस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, टाइटेनियम +3, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d2, तो तीन इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्या बन जाएगा, चलो ये वाला अपन कंप्लीट लिख लेते हैं। जैसे आर्गन है तो ये 4s2 3d2 होता है बेटा। अब इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकालते हैं हम, आउटर मोस्ट यानी कि 4s शेल से निकालेंगे। तो ये दो इलेक्ट्रॉन गए, यहां से एक जाएगा तो 3d1 बचेगा। तो फाइनली इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो क्या बचेगा, आर्गन 4s0 3d1, 4s0 3d1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। यानी कि इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है 1.7 आएगा, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन। क्रोमियम +2 में निकाल लेते हैं। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, आर्गन 4s1 3d5, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, ये आर्गन 4s1 3d5 होता है। दो निकालेंगे तो एक तो 4s से चला जाएगा और एक 3d से चला जाएगा, तो 4s0 3d4, इसमें चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो 4.89 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा इसका, ठीक है। Mn+2 की बात करें तो आर्गन 4s2 3d5 होता है, दो इलेक्ट्रॉन निकालते 4s0 3d5 बचेगा बेटा। और यहां पर Fe+2 की बात अगर हम करें तो ये आर्गन 4s2 3d6 होता है, तो ये 4s0 3d6 बचेगा। अब यहां पर देखो बेटा, डी सबशेल में ऐसे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें मिल रहा है, चार इसमें मिल रहे हैं, पांच भरोगे तो पांचों अनपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। इसमें पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें चार, और इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, भर के देखो, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इसमें और इसमें चार चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले हमें। और स्कैंडियम +3 तो अपने को मालूम ही है बेटा, आर्गन 4s0 3d0, ये तो 4s2 3d1 होता है ना, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो 4s और 3d दोनों खाली हो गए, आर्गन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन बचा इसका। तो बी और डी यानी कि क्रोमियम +2 और Fe+2, इन दोनों में चार चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि आंसर जाएगा हमारा सी, बी एंड डी ओनली।
ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस 2 इज मोर देन कॉपर प्लस 1 सॉल्ट्स इन एक्वस सोल्यूशन। ये 2023 का क्वेश्चन है बेटा, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमने जस्ट पढ़ाया था जब डी ब्लॉक, तब हमने बोला था कि बेटा इसको याद रखना। आप चाहो तो लेक्चर जाकर देख लेना उस टाइम के यकीन 2.0 यकीन 3.0 के, कि बेटा ये याद रखना, कॉपर प्लस 2 और कॉपर प्लस 1 की स्टेबिलिटी जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ाते तब ये बताया था। और जब आपको मैंने पढ़ाया प्रचंड में, तब भी मैंने बोला था कि कॉपर प्लस 1 और कॉपर प्लस 2 की स्टेबिलिटी में कंफ्यूज मत होना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देख लो एग्जाम में पूछा गया है ये। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस 2 इज मोर देन कॉपर प्लस 1 इन एक्वस सोल्यूशन। ये बोल रहा है कि कॉपर प्लस 2 ज्यादा स्टेबल है कॉपर प्लस 1 से। कहां पर? एक्वस सॉल्यूशन में, है ना। और ऐसा ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि कॉपर प्लस 1 में तो D10 कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि कॉपर में D9 कॉन्फ़िगरेशन है प्लस 2 वाले में। ठीक है, उसके बावजूद ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज ज्यादा है, इस पर चार्ज ज्यादा है, और उसकी वजह से ये जो एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है ना, कोई भी आयन एक्वस मीडियम में प्रेजेंट होता है तो उसका क्या होता है? हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन होने पर एनर्जी रिलीज होती है। तो जितना ज्यादा चार्ज, याद करो हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाया था, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी इसकी, और वही इसको ज्यादा स्टेबल बनाएगी। इसकी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी ही इसको ज्यादा स्टेबल बनाएगी, यानी कि आंसर जाएगा हमारा डी। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, हमें बताना है। ठीक है, बात करेंगे बेसिक ऑक्साइड्स, इनमें से कौन कौन से बेसिक ऑक्साइड्स हैं, क्या ये बताना है अपने को? अच्छा नहीं, अपने को ये बताना है कि ये तीनों बेसिक ऑक्साइड्स है क्या, मैच करना है, मतलब ये सही लिखा हुआ है क्या इनके बारे में। तो बेटा देखो SnO2 जो है ये तो कैसा है? एम्फोटेरिक है ना। ऐसे ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स देखें तो NO2, N2O और CO। NO2 तो एसिडिक है, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से थे? N2O, NO, CO और H2O। इसको अपन ने ऐसे याद किया था ना, नहीं नहीं कोक नहीं पानी पीऊंगा, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। इसमें NO2 दिया हुआ है तो बी भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एसिडिक ऑक्साइड Mn2O7, SO2 और TeO2, ये हमारा आंसर है सही, ये हमारा सही आंसर है। Mn2O7 भी एसिडिक है, SO2 भी एसिडिक ऑक्साइड है, और TeO3 भी एसिडिक ऑक्साइड हमारा होता है। नेक्स्ट, the E0 value of Mn+3 से Mn+2 couple is more positive than that of chromium+3 and chromium+2 or Fe+3 and Fe+2 due to change of Mn+3 Mn+2, इसकी E0 वैल्यू चाहिए अपने को। ठीक है, अब एक्चुअली में यहां पर ये जो क्वेश्चन आया था ना, इसमें मतलब डिस्प्यूट था, मतलब डाउट था, क्योंकि एनटीए ने इसका आंसर दिया था अपने को फर्स्ट ये वाला, और एक्चुअली में आंसर इसका ये था D5 से D4। एक्चुअली में होता है क्या, Mn+2 क्या है बेटा? D5 कॉन्फ़िगरेशन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? D5 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, और ये D4 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। ठीक है, अपने को ये वैल्यू ज्यादा मिल रही है इस कपल के, मतलब +3 से +2 में जाने के लिए ये वैल्यू ज्यादा मिल रही है, ये ज्यादा पॉजिटिव मिल रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो +4 से +5 मतलब +3 से +2 में जाना चाहेगा। Mn+3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा? क्योंकि Mn+2 में वो एक अच्छा एक स्टेबल हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड डी सबशेल वाला कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा। ठीक है, तो ये Mn+2 में जाना चाहेगा, तो Mn+2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए, है ना। तो आंसर इसका होना चाहिए था कि D5 से D4 कन्वर्जन जो हो रहा है +2 से +3 में जाने के लिए, इसलिए इधर से इधर आने में उसकी पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ज्यादा मिल रही है अपने को, क्योंकि इधर वो स्टेबल है, इसलिए इधर से इधर जा रही है तो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए इधर से इधर जाने पर ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। पर अब क्योंकि ये +3 से +2 की बात कर रहा है, इसलिए आंसर D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन दिया था, ये दिया था ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा ये भी बनता है और ये भी बनता है, डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम किस पॉइंट, एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा है, उस बेसिस पे अपने को आंसर यहां पर देना था। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? तो D5 से D4, तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, D5 से D4 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, क्रोमियम प्लस 2 इज ऑक्सीडाइजिंग एंड Mn प्लस 3 इज रिड्यूसिंग इन नेचर। देखो क्रोमियम प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन निकालो, क्या आ रहा है? क्रोमियम प्लस 2 आर्गन 4s1 3d5 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 4s0 3d4। और ऐसे ही मैग्नीज प्लस 3 की अगर अपन बात करें तो ये होता है 4s2 3d5, प्लस 3 है तो ये भी 4s0 और ये 3d4 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्रोमियम प्लस 2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्रोमियम प्लस 2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Mn+3 इज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो जरा, देख के लग रहा है कि ऐसा दोनों का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही आ रहा है। और अगर दोनों D5 कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेंगे, दोनों D5 कॉन्फ़िगरेशन अगर अचीव करना चाहेंगे तो दोनों ही, ये और ये दोनों ही किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, एक एक इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या होंगे, ये D5 कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो या तो ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या फिर दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को लेना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लेंगे मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो ये बोल रहा है कि एक ऑक्सीडाइजिंग है और एक रिड्यूसिंग है, ये तो गलत हो गया। क्रोमियम प्लस 2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, क्रोमियम प्लस 2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो +3 में चला जाता है। एक्वस मीडियम में क्रोमियम प्लस 3 स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन। बट यहां पर जो Mn+3 है ये स्टेबल नहीं होता है। क्रोमियम प्लस 3 तो स्टेबल हो जाता है, Mn+3 स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए या तो दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग होंगे या फिर दोनों ही रिड्यूसिंग होंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, स्कैंडियम प्लस 3 कंपाउंड्स आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब होता है डायामैग्नेटिक होना, जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन फील करे वो डायामैग्नेटिक। तो स्कैंडियम प्लस 3 के कंपाउंड्स डायामैग्नेटिक होते हैं, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि क्या ऐसा होता है? तो स्कैंडियम प्लस 3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, आर्गन 4s2 3d1 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 4s0 3d0, बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, मतलब कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट सही है। अपने को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और 2 इज करेक्ट, हमारा ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बोल रहा है कि जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ। अपन ने ऐसा पढ़ा था बेटा, टाइटेनियम जिरकोनियम और हाफनियम, ऐसा साइज का ऑर्डर पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप जाते तो साइज बढ़ता है पर जिरकोनियम हाफनियम का सिमिलर हो जाता है। ये तो अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ लिया था, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन 4f की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से हाफनियम में Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। Z इफेक्टिव बढ़ जाने की वजह से, ठीक है, कंट्रैक्शन आ जाता है। और Z इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम प्लस 2, बेटा क्रोमियम प्लस 2 का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो ये होता है बेटा आर्गन 4s1 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते क्या बन जाएगा 3d4, 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब 4.89, यानी कि राउंड फिगर में 4.9 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स विद द रेस्पेक्टिव मेटल। अच्छा, मैच द कॉलम करना है, इसके ऑप्शंस कहाँ हैं? अच्छा नेक्स्ट पेज पर है इसके ऑप्शंस। ठीक है, द मेटल विच रिवील्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से कौन है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर लेता है? क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा आर्गन 4s2 3d5, तो जब ऐसे करके एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये +2 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है +7। तो ए का जो जाएगा बेटा वो आंसर जाएगा 3। अब ए का 3 किस किस में है, पहले दो में है, बाकी के दो को तो काट दो। ठीक है, फिर बी का देख लेते हैं। द मेटल ऑल्दो प्लेस्ड इन थर्ड ब्लॉक 3D ब्लॉक इज कंसिडर्ड नॉट एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, ये रहा आंसर। ठीक है,
कौन? डी ब्लॉक में तो है लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो बी का हो जाएगा 4। बी का 4 फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट हमारा आंसर जाएगा। ठीक है। द मेटल विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम हो जाएगा, और द मेटल विच इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सोल्यूशन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये कॉपर हो जाएगा अपना, ये कॉपर वाला बताया था मैंने आपको। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट, फिर से मैच द कॉलम है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इन गिवन कॉलम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इनकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज बतानी बेटा अपने को। ठीक है, बता देंगे। क्रोमियम +3, इसका D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है? अच्छा, ये ऐसे बताना है क्या? ओके, ऐसे बता देंगे। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, √n × n+2 रखोगे, √n × n+2 रखोगे, म्यू का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? √3 × 3 + 2 बोले तो √15, तो बी का आ जाएगा 5। बी का 5 किस में आ रहा है देखें जरा, बी का 5 एक ही ऑप्शन है बेटा, आंसर दिया जाएगा। बाकी और भी चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 का 3D6 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना? अरे ये तो समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहा हूँ मैं, 3D6 कैसे बनेगा? कोबाल्ट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3D7 होता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, क्योंकि कोबाल्ट +3 बनाना है अपने को, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? सबसे आउटर मोस्ट शेल में से पहले निकाल दोगे तो ये 2 चले जाएंगे, फिर एक जाएगा तो ये 7 से 6 बन जाएगा, तो 4s0 3d6 ये बन जाएगा। ठीक है, Fe+3 में D5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, और Ni+2 में D8 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब देख लो बेटा इस हिसाब से, तो ये तो कहीं भी नहीं आएगा, √3 बोर मैग्नेट्रॉन तो अपने को कहीं भी नहीं मिल रहा, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कहीं पर भी नहीं आ रहा। ठीक है, और ये सी जो हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 रख देना तो ये √35 हो जाएगा, और इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ आप यहाँ पर 2 रख देना, 2 × 4 √8, तो डी का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, और बाकी क्या बचा? बाकी ये, तो अंडर रूट यहाँ पे 4 रख देना, 4 × 6 24, तो √24 इसके लिए आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट, HgCl2 and I2 both when dissolved in water containing I- ions, the pair of species formed। वैसे तो ये अपने नीट में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, सॉल्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है, सॉल्ट में ये पूछा जा सकता है। कोई बात नहीं, इसको यहीं पर कर लेते हैं। अपने को बोला जा रहा है बेटा HgCl2 को और I2 को मैं एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल रहा हूं जिसमें I- आयंस प्रेजेंट है। पहले तो ये HgI2 बनाएगा, सॉल्ट का ही क्वेश्चन है एक्चुअली ये। पहले तो ये HgI2 बनाएगा, और फिर क्योंकि I- प्रेजेंट है एक्सिस में सॉल्यूशन में, तो ये क्या बनाएगा बेटा? HgI4 2 नेगेटिव एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, K2HgI4 जो बनता है ना, HgI4, और I2 + I- क्या बन जाएगा बेटा? I3- ट्राई आयोडाइड आयन। ठीक है, वो बन जाएगा टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट 2 आयन। तो HgI4 2 नेगेटिव और I3- विल बी द आंसर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 इज गिवन बाय, इनमें से किसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये बताना है। ठीक है, तो टाइटेनियम +3, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? आर्गन 4s2 3d2, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये तो गए 0 हो गए, ये बचा 1, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है यहाँ पर, अपने को 2 चाहिए। क्रोमियम +2, आर्गन 4s1 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं बेटा, यहाँ से एक निकाला, यहाँ से एक निकाला, तो ये 4 बचे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसमें तो। ठीक है, कोबाल्ट +2, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d7, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये निकाल दिए, 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये नहीं 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब डी ऑर्बिटल्स में 7 इलेक्ट्रॉन भर लेना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसमें। कितने? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और Ni+2 यानी कि D8 कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s2 3d8। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, यहां से निकाल दिए, अब D8 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। D8 कॉन्फ़िगरेशन अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो जरा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और अपने को यही चाहिए था, यानी कि √n × n+2 लगाओगे, ये वैल्यू 2 रखोगे तो 2.84 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट,
बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई। ये अभी अभी किया था अपन ने, जिर्कोनियम और हाफनियम, है ना। जिर्कोनियम और हाफनियम का एटॉमिक रेडियस सिमिलर होता है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 बोर मैग्नेटॉन इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, कितना 2 ये तो अभी अभी तो किया था 2.83 Na+2 देगा, है ना। इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये तो अभी अभी किया था ना अपन ने। Ni+2 4s0 3d8, d8 में अगर आप 5 ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अभी अभी किया था ये तो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में बताया था आपको, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, जो पॉइंट मैंने लिखा दिया ना वहीं से ही आएगा, टेंशन नॉट, क्योंकि वो एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने लिखा दिया इसलिए वहां से आएगा, भाई वो एनसीईआरटी के पॉइंट थे जो मैंने आपको लिखवाए, तो वहीं से ही पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। मैं मतलब ऐसे डींगे नहीं मार रहा कि भाई मैंने लिखा दिया तो मतलब यहीं से ही आएगा, नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में वो लिखा हुआ है इसलिए वहीं से आएगा, ठीक है। तो दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, दे आर केमिकली रिएक्टिव, नहीं, दे आर केमिकली इनर्ट, ऐसे लिखवाया था, है ना। दे आर मच हार्डर देन द प्योर मेटल, हाँ सही है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ये भी सही है, आंसर भी आ जाएगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड, सही बात है बेटा। MO मतलब +2 वाले ऑक्साइड, और स्कैंडियम कभी भी +2 वाले ऑक्साइड नहीं बनाता, स्कैंडियम +3 वाले ऑक्साइड ही बनाता है, ठीक है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इज अटेन्ड इन Sc2O3 टू Mn2O7। मतलब ये बोल रहा है कि स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक जो इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कि इसकी +3 है, तो वही इसका ग्रुप नंबर होता है, और ऐसा Mn तक ही होता है सिर्फ। तो हाँ ये भी स्टेटमेंट सही है, Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +7 है, और इसका ग्रुप नंबर भी 7 है। इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका ग्रुप नंबर भी 3 है। टाइटेनियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, उसका ग्रुप नंबर भी 4 है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो बी वाला करेक्ट है, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो पहला वाला, विच आर आयोनिक, ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड्स विच आर आयोनिक, हाँ पहला भी करेक्ट है, ठीक है। फिर सी, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4, V2O3 टू V2O4 V2O5, ये बोल रहा है कि भाई V2O3 V2O4 और V2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बेटा। इधर आ रही है +3, इधर आ रही है +4, इधर आ रही है +5। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता है, नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा तो कौन सा नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ये क्या बोल रहा है, कौन सा नेचर बढ़ रहा है, बेसिक। तो एक तो ये वाला अपना इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ये अपना आंसर हो जाएगा एक तो सी। अब सी देखो, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो हटा दो, ठीक है। और बी वाला तो सही है, तो ये भी नहीं जाएगा, मतलब आंसर डी ही जाएगा, ठीक है। V2O4 dissolves in acids to give VO4 3 negative salts। ये बताता हूं अभी, पहले मैं आपको ये वाला स्टेटमेंट बताता हूं। CRO is basic but Cr2O3 is amphoteric। देखो बेटा, CRO ये बोल रहा है कि ये बेसिक है, हाँ ये सही है, और Cr2O3 ये एम्फोटेरिक है, हाँ ये भी सही है। मैंने आपको बताया था Cr2O3 और CRO दोनों के बारे में कि जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्रोमियम के ऑक्साइड बेसिक है, सिमिलरली मैग्नीज के भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बेसिक है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है ये बेसिक कैरेक्टर एसिड की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड एसिडिक है, जैसे कि CrO3 Mn2O7 +6 +7 वाले ऑक्साइड एसिडिक है। तो इनकी जो बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे क्रोमियम +3 की है, मैग्नीज की +4 है, इनकी बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ई वाला सही है, ठीक है। अपने को इनकरेक्ट बताना है। अब ये वाला इनकरेक्ट है बेटा, आंसर तो अपना CND जाएगा। अब ये देखो ये कैसे इनकरेक्ट है, V2O4 dissolve in acids to give VO4 3 negative salts। V2O4 ये बेसिक ऑक्साइड है बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन होने पे क्या बनता है बेटा, सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट में एक कैटायन एक एनायन होता है, तो आपको ये मालूम होगा, ठीक है। मैंने आपको जब भी क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी एक सॉल्ट बनता है तो उसमें जो एनायन होता है वो एसिड से आता है, और कैटायन जो होता है वो बेस से आता है,
ठीक है, A4 anion A4 एसिड ऐसे याद करवाया था। तो एनाइनिक पार्ट एसिड से आता है और कैटाइनिक पार्ट बेस से आता है। अब बेस कौन है यहाँ पर, B2O4, तो इसका कैटाइनिक पार्ट यहाँ पर जाएगा। और वो क्या बोल रहा है कि VO4 3 माइनस सॉल्ट, वो बोल रहा है कि एनाइनिक पार्ट जाएगा। ये तो गलत हो गया ना, इसका कैटाइनिक पार्ट जाता है। V2O4 जब एसिड से रिएक्ट करता है बेटा तो VO2 प्लस ये वाला कैटाइन बनाता है, और ये कैटाइन के फॉर्म में सॉल्ट में प्रेजेंट होता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। इन द न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड इनटू आयोडेट। वाह, ये तो इसने खुद नहीं बता दिया, यही तो क्वेश्चन था। ये बोल रहा है कि न्यूट्रल मीडियम है भाई, I माइनस की रिएक्शन करवा रहे हैं। क्वेश्चन में यही पूछना चाहिए था और उसने क्वेश्चन में ही बता दिया ये कि भाई ये I माइनस को आयोडेट में कन्वर्ट कर रहा है, IO3 माइनस में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा, लो -1 से लेके +5। क्या बोल रहा है, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन दिस रिएक्शन इज फ्रॉम, Mn का पूछ रहा है क्या? ओके, न्यूट्रल मीडियम में ये लो Mn+4 में जाएगा, तो +7 से लेके खुद जाएगा +4 में, +7 to +4। न्यूट्रल मीडियम में +4 तक जाता है, एसिडिक में +2 तक जाता है, और बेसिक स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम होता तो +7 से +6 में जाता। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द ट्रांजिशन मेटल and their compound are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation state। ये वाला स्टेटमेंट सही है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं due to variable oxidation state। Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like H, C or N are trapped inside the crystal lattice of metal। ये भी सही है। The oxidation states of chromium in CrO4 2 negative and Cr2O7 2 negative are not the same। गलत है, इसमें भी ये +6 में है और इसमें भी ये +6 में है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है और अपने को इनकरेक्ट ही बताना था, आंसर सी आ जाएगा। Chromium+2 is a stronger reducing agent than Fe+2 in water। ठीक है, क्रोमियम रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है बेटा? क्योंकि ये D4 से कहां जाएगा बेटा, D3 में जाएगा। और D3 क्यों स्टेबल है? हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है, वो D6 से D5 में जाएगा, पर एक्वस मीडियम में D3 विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। स्प्लिटिंग होगी ना, तो हाफ फिल्ड T2G ज्यादा स्टेबल रहेगा D5 के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, द मैग्नेट एंड परमैंगनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। मैग्नेट और परमैंगनेट टेट्राहेड्रल क्यों है, हमें ये बताना है। द पी बॉन्डिंग, पी नहीं पाई आएगा, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। ठीक है, स्टेटमेंट तो सही है। देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, ये p है ना, ये p नहीं है, ये पाई है, इसको पाई कर लेना। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स इन ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद p ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। नहीं, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, ये भी गलत है। द पाई बॉन्डिंग, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ d ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, d ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये भी स्टेटमेंट गलत है, मतलब आंसर हमारा ए ही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स और मैंगनीज के d ऑर्बिटल्स के बीच में पाई बॉन्डिंग की वजह से ये टेट्राहेड्रल होते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। हमने तो स्टेटमेंट देखकर ही आंसर पता लगा लिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। ठीक है, डी ट्रांजिशन के लिए बेटा D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, तभी डी ट्रांजिशन होगा। CrO4 2 नेगेटिव, क्रोमियम +6 में है, और क्रोमियम +6 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, आर्गन 4s1 3d5 होता है। 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 4s0 3d0 ये हो जाएगा। ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव, यहां पर भी ये +6 में है, ये भी, तो यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई पैरामैग्नेटिज्म नहीं है और कोई डी ट्रांजिशन भी नहीं है। ये दोनों ही चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करते हैं बेटा, इसकी वजह से, चार्ज ट्रांसफर की वजह से। MnO4 2 नेगेटिव, Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है बेटा, और अगर Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो ये बन जाएगा आर्गन 4s0 3d1। 4s2 3d7 होता है ना, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 4s0 3d1 बचेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है मतलब पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक होने के साथ साथ D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो डी ट्रांजिशन भी होगा, यानी कि आंसर जाएगा सी। और यहाँ पर मैंगनीज +7 में है, +7 में मैंगनीज D0 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, यानी कि ये भी
चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करेगा। बस ये वाला जो पर्टिकुलर आयन है ये डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करेगा। नेम द गैस दैट कैन रेडिली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। ये भी सॉल्ट का ही क्वेश्चन है। वैसे जो SO2 है बेटा ये +4 में है, और जब KMnO4 इससे रिएक्ट करेगा तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा सल्फेट में, यानी कि +6 में, और खुद Mn+2 में आ जाएगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम में Mn+7 से कहाँ जाता है, +2 में। और इसका कलर जो होता है ये ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, या फिर बहुत लाइट पिंक कलर का होता है। लाइट पिंक, इतना लाइट पिंक कि कभी कभी दिखता भी नहीं है। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है गुलाबी तो धोखा है ही, पिंक इज एन इल्यूजन, ये तो तुम्हें पता ही है ना। तो बाकी की गैस क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये ऑलरेडी +5 में, ये ऑलरेडी +4 में, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। NO2 में ये +4 में, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होती है। ठीक है, ये N2O4 बना लेती है। और SO2 क्योंकि ये +4 में है, ये ऑक्सीडाइज होकर हमें सल्फेट देती है। और सल्फेट में ये खुद तो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन खुद KMnO4 जो है, जो कि पर्पल कलर का है, वो Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और Mn+2 कलरलेस होता है। तो SO2 पास कराने पर KMnO4 का कलर डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 इज पास्ड थ्रू द एसिडिफाइड K2Cr2O7 सोल्यूशन। K2Cr2, ये सारी रिएक्शंस बेटा तुम्हें करवा रखी है मैंने, ठीक है। और सॉल्ट अभी जब पढ़ोगे तो सॉल्ट में और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगी। जब आप SO2 से इसकी रिएक्शन करवाते हो इन एसिडिक मीडियम, और ये एसिड कौन सा लेते हो आप, H2SO4 लेते हो, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो ऑरेंज कलर का होता है तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि क्रोमियम +3 का फॉर्मेशन हो जाता है, वो +6 से +3 में आ जाता है। क्रोमियम खुद कहाँ से कहाँ चला जाएगा, +6 से +3 में। और ये क्रोमियम +3 में क्या बनाता है, Cr2SO4 होल थ्राइस बनाता है, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। का कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो अपने को ये क्या बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। SO2 इज रिड्यूस्ड, नहीं रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज होती है। देखो जरा, +4 से +6 में जाती है। ग्रीन Cr2SO4 होल थ्राइस इज फॉर्म्ड, Cr2SO4 होल थ्राइस, हाँ यही तो आंसर है हमारा, देखो, है ना। द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, नहीं। द सॉल्यूशन इज डीकलराइज्ड, नहीं। सॉल्यूशन ब्लू नहीं, सॉल्यूशन ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑरेंज था पहले, जो कि ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लेंथेनॉइड आयन विच आर डायामैग्नेटिक। इनमें से कौन डायामैग्नेटिक है भैया, तो सभी के कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे भाई, आपको मैंने कॉन्फ़िगरेशन अभी कल के ही लेक्चर में सिखाए हैं, आई होप आप सभी को याद हो गए होंगे। गैडोलिनियम और यूरोपियम का लिखना है ना, तो याद है ना। से गुड लक, इनके 5D में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं बस। ठीक है, तो गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो 6s 4f 5D, या पहले 5D लिख लो, ऐसे कर लो। ठीक है, तो गैडोलिनियम के 5D में एक इलेक्ट्रॉन था, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अपने को बताना है इनमें से कौन डायामैग्नेटिक है। तो देखो गैडोलिनियम +3, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल भी लोगे, ये गया तो भी 4f7, f में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। यूरोपियम की अगर अपन बात करें तो यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसा ही होता है, बस 6s2 5D 0 4f7 होता है। तो इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल भी लिए तो भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, सीरियम +4, हाँ सीरियम +4 की अगर अपन बात करें तो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 6s2 5D1 4f1। अगर इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो सिर्फ ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, तो हाँ ये तो डायामैग्नेटिक होगा। और यटरबियम का कॉन्फ़िगरेशन बेटा अगर अपन लिखें तो ये होता है जिनॉन 6s2 5D 0 और 4f14, यही रहेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो ये 2 निकाल दी तो ये 0 हो गया, और 4f14 है, मतलब सारे पेयर्ड हैं, तो ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अपने को यही पता था ना डायामैग्नेटिक कौन है, आंसर आ जाएगा सी। सीरियम +3, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। यूरोपियम +2 में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, देख रहे हो इतना आसान हो गया एफ ब्लॉक के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना। इसलिए बोल रहा था कल मैं कि नालायकों सीख लो अच्छे से, है ना।
नेक्स्ट, गिवन बिलो इज द लेबल्ड असर्शन रीजन दिया हुआ है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड आर लोअर देन द अर्ली लेंथेनॉइड, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है बच्चों। एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज, एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है भाई, मैंने कहा ना डी ब्लॉक में एनसीईआरटी एज इट इज उठा के पूछी जाती है। इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग 5f ऑर्बिटल इन एक्टिनॉइड्स व्हिच एक्सपीरियंस ग्रेटर शील्डिंग फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है भाई। एक्टिनॉइड में इलेक्ट्रॉन 5f में एंटर कर रहे हैं और 5f से पहले कितने सारे ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4f भरा हुआ है, 5s 5p भरा हुआ है, तो उन सबकी शील्डिंग क्या अच्छी है। अभी 5f के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अच्छे खासे शील्ड हो रखे हैं अंदर के इनर इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ये लेस अट्रैक्शन फील करते हैं न्यूक्लियस से कंपैरेटिवली। लेंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं अपन, है ना, तो उनके कंपैरिजन में इनको ज्यादा अच्छी शील्डिंग मिल रही है। क्यों? क्योंकि 5f से पहले बेटा 5s 5p 5d ये सब भरे हुए हैं, है ना, ये सब भरे हुए हैं। इसमें मान लिया चलो अपन ने कि इसमें एक या दो ही इलेक्ट्रॉन है, पर ये सब इससे पहले तो सारे सब भरे हुए हैं ना, 4s 4p 4d 4f 3s 3p 3d और 2s 2p और 1s, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीनिंग दे रहे हैं इसको। तो अभी जब इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन जा ही रहे हैं तो इनकी स्क्रीनिंग अच्छी होने की वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इन पर वो उतना ज्यादा नहीं है। फिर जब जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे तो इसकी पुअर स्क्रीनिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, तो फिर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो जो अर्ली एक्टिनॉइड्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी तो लोअर ही रहती है लेंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग 5f, हाँ ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इनको शील्डिंग काफी अच्छी मिल रही है 5f के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये हो जाएगा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स नहीं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट, decrease in size from left to right in actinoid series is greater and gradual than that in lengthenoid series, ठीक है। हाँ भाई 5f वाला है सीन, तो 5f की ज्यादा पुअर स्क्रीनिंग होती है, इसलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा पावरफुल होता है, ऐसा अपन ने पढ़ा था, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा पावरफुल होगा। तो ऐसा क्या रीजन है भाई? 5f ऑर्बिटल है ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, नहीं ग्रेटर शील्डिंग नहीं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। 4f ऑर्बिटल आर पेनल्टीमेट नहीं, 4f ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट नहीं, 5f ऑर्बिटल हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसकी वजह से ये होता है बेटा, इसकी वजह से। तो हमारा आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट, गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज, गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा, क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा जेनॉन 6s2 5d1 4f7। अब ये बोल रहा है कि इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत लो है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, तीसरा इलेक्ट्रॉन कब? उससे पहले दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालते ही 6s0 हो जाएगा और 5d1 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो गैडोलिनियम जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल के +3 में आएगा तो ये क्या बन जाएगा? 6s0 5d0 4f7, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा 4f7। तो इसलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन फट से देके हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके स्टेबल हो जाएगा, इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी लो रहेगी, ठीक है। हाई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। अच्छा, हाफ फील्ड के स्टेबल होने का रीजन क्या है? हाई एक्सचेंज एनर्जी। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड स्टेबल क्यों होते ज्यादा? क्योंकि इनकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, हाई एक्सचेंज एनर्जी। आंसर जाएगा सी। अच्छा क्वेश्चन था ये, 2022 का क्वेश्चन था, हाँ अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, most of the trivalent lanthanide ions are colorless in, colorless नहीं बेटा, colored होते हैं, colored। एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज, ये एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स आर कलर्ड, कलरलेस नहीं, ठीक है। फिर बोला लैंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाँ सही है। एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, बेटा ये भी सही है लाइन।
एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट, ये भी लाइन सही है, सब एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, चारों, ये पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनों से उठा के बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही एनसीईआरटी की लाइनों से उठा के बनाया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, लेंथेनॉइड्स रिवील ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत है, +4 भी शो करते हैं, जैसे कि सीरियम, ठीक है। लेंथेनॉइड कैन ऑल्सो शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया, पहला अपना आंसर हो गया। फिर आगे देख लेते क्या क्या बोल रहा है। द लेंथेनॉइड आयंस अदर देन द F0 टाइप एंड F14 टाइप आर ऑल पैरामैग्नेटिक, हाँ सही है भाई, F0 F14 डायमैग्नेटिक होते हैं, बाकी सभी पैरामैग्नेटिक होते हैं। The overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium is called lanthanide contraction, हाँ बिल्कुल सही बात है, 4f की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से साइज डिक्रीज होता हुआ मिलता है, that is called lanthanide contraction. Zirconium and hafnium have identical radii of 160 and 159 picometer, हाँ डेटा की अगर हम बात करें तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ सिमिलर जरूर होती है रिस्पेक्टिवली एज अ कंसिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, हाँ जिरकोनियम और हाफनियम का साइज सिमिलर होता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट, मैच द एलिमेंट इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कर देंगे भाई मैच, ये लो, कॉपर, कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, फ्लोरीन एक नॉन, यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन, 10th क्लास का क्वेश्चन है ये तो यार, ये तो तुम लोग ही कर लोगे, है ना। ए का 2 और बी का 1 किस में आ रहा है, ए का 2 और बी का 1, ये लो डी आंसर आ गया, हटाओ इसको फालतू। द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनॉइड्स इज एट्रीब्यूटेड टू, ये भी बेटा एनसीईआरटी से एज इट इज उठा के बनाया हुआ क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको बताया भी था कि ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि एक्टिनॉइड्स का अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो एक्टिनॉइड्स का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा जाता है, ये वाले ऑर्बिटल्स भरते हैं उसमें, ये वाले सबशेल भरते हैं 7s 6d 5f। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं ना, वो जब निकलते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग अपने को ये दिखाते हैं। अब इनमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है, इनमें एनर्जी डिफरेंस कम होता है, इसका रीजन क्या है, 4f and 5d लेवल बीइंग क्लोज इन एनर्जी, नहीं द रेडियो एक्टिव नेचर, नहीं द एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन, नहीं 5f 6d एंड 7s लेवल्स हैविंग कंपेरेबल एनर्जीज, एनर्जी डिफरेंस कम होता है, कंपेरेबल एनर्जी होती है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेंथेनॉन्स इज इनकरेक्ट, लेंथेनॉन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, और ये इनकरेक्ट लाइन है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेंथ इनकी रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम के जैसी होती है, मतलब जैसे एल्यूमिनियम शो करता है वैसी चीजें ये शो करते हैं, बट एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन द लेंथेनॉइड्स, ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी Cerium+4 सॉल्यूशंस आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है, एज अ एनालिटिकल एजेंट भी यूज करते हैं इसका, आपको बताया था Cerium+4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यूरोपियम शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही है, यूरोपियम +2 में 4f7 हाफ फील्ड अचीव कर लेता है, इसलिए शो करता है। द बेसिसिटी डिक्रीजेज एज द आयनिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम प्रोटेक्टिनियम से लुटेटिनियम, सॉरी प्रेजोडिनियम से लुटेटियम तक, ठीक है। तो बेटा लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन सा नेचर बढ़ता है बेटा, ये बोल रहा है कि आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस डिक्रीज होगी, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और बेसिक नेचर कम हो जाएगा, यानी कि ये वाली बात सही है, आंसर आ जाएगा ए, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम गैडोलिनियम एंड टर्बियम, मैंने कहा था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, पूछ लिया था ना, है ना। और ठीक है, ये तो अपना 2016 वाला पेपर है, 2016 में ऐसा बोलते हैं, 2016 में अनाप शनाप पेपर आया था नीट का, कुछ तो भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिए थे, बट ये तो सिलेबस का ही है। 2016 में एग्जामिनर की ठनक गई थी भाई साहब, उसने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे ना, तोते उड़ा दिए थे लोगों के, सच में घुटने छिल गए थे क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जाम में, ठीक है। बट हाँ 2016 जैसा पेपर वापस नहीं आया, बट ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये तो अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं ये, देखो कॉन्फ़िगरेशन, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, जिनॉन 6s2 5d0 4f7, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, जिनॉन 6s2 5d1 4f7,
इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? Xenon 6s2 5d 0 और 4f 8 होना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो कहाँ पर आपको सही ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये करेक्ट ऑप्शंस अपन ने लिख ही दिए हैं। तो गैडोलिनियम बीच में है, तो बीच वाले 5d1 वाले होने चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो काट दो। ठीक है, फिर F7 होना चाहिए। F8 दे रखा है क्या कहीं पे? ये F6 दे रखा है, ये गलत हो गया बेटा, है ना। यूरोपियम में 5d1 दे रखा है, इधर भी यूरोपियम में 5d1 दे रखा है। ठीक है, यूरोपियम में 5d1 नहीं होगा और F6 नहीं होगा, बचा ये। लो, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, करेक्ट आंसर वहां पे लिख दिया मैंने, अब आप मैच कर लेना। नेक्स्ट, गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4f सीरीज, एटॉमिक नंबर इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम? लिख ही लोगे तुम लोग, क्या हो जाएगा भाई? 5d1 4f7, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, रीजन ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है भाई? इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से, और भी कौन से वाले? 4f सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से हमें ये देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड आयंस इज डायामैग्नेटिक? इनमें से कौन डायामैग्नेटिक है? ये तो कर लिया था यार अपन ने यार। ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। यटरबियम का कॉन्फ़िगरेशन देख लो, Xenon 6s2 और 5d0 4f14, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से, ये कंप्लीटली भरा हुआ है, तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। यूरोपियम में 4f7 आएगा, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। सीरियम में भी जो है अपना 5d1 4f1 आ जाएगा, वो भी आ जाएंगे। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे क्या? चलो, तो ये थे बेटा अपने डी ब्लॉक के क्वेश्चंस, और मैं तो ये कहूंगा ये तो कुछ भी नहीं है, तुम और क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी क्वेश्चन मिले सॉल्व करते जाओ, किताबें उठाओ सॉल्व करो। जेई मेन के पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करो। ठीक है, उसमें भी तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे आज हमने किए। जेई मेन में एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे जैसे आज हमने किए। उनकी खूब प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें क्वेश्चंस तक याद हो जाए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद उनको रिवाइज कैसे करना होता है? क्वेश्चन करने के बाद उनको रिवाइज बेटा ऐसे करना होता है, जैसे आपने आज ये कुछ 40 क्वेश्चन लगाए, आपने 40-45 क्वेश्चन लगाए। ठीक है, तो अब आपको वापस से लगाने नहीं बैठना है, आपको बस देख लेना है एक बार, ये वाला क्वेश्चन ऐसे किया था, ये वाला क्वेश्चन ऐसे किया था, ये वाला क्वेश्चन ऐसे किया। इनऑर्गेनिक में तो ऐसे ही करना होता है बेटा, है ना। फिजिक्स में भी यही करना होता है पर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, बट केमिस्ट्री में खासकर आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में यही करना होता है। जो क्वेश्चंस लगा लिए उनको वापस से लगाने मत बैठो, जो लगा लिए उनको सिर्फ देखते जाओ, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे लगाया था, ये ऐसे लगाया था, इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था। अरे टाइम वेस्ट क्यों करना? जो लगा चुके हो उसमें वापस से क्यों टाइम लगाना? नए क्वेश्चन लगाओ ना, नए क्वेश्चन लगाओगे तो वापस से थ्योरी रिवाइज होगी, वापस से क्वेश्चन सॉल्व करने की, वापस से आपकी जो है जो स्किल्स है वो काम करेंगी, तो आपकी एबिलिटीज बढ़ेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। ये करना है। ठीक है, थ्योरी फटाफट से रिवाइज करनी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, राजधानी की रफ्तार से थ्योरी रिवाइज करो, क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन से थ्योरी अपने अपने आप ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाती है, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, फटाफट से आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज किया, फटाफट से थ्योरी पे आ गए, 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज किया, फटाफट से क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, क्वेश्चन लगाओ, खूब क्वेश्चन लगाओ, यही रामबाण इलाज है बेटा सिलेक्शन के लिए, याद रखना। जब सिलेक्शन हो जाएगा तब मेरी ये बात याद रखना, यही रामबाण इलाज है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे, उतना आराम से सिलेक्शन लेकर आओगे। ठीक है, ये था हमारा आज का डी ब्लॉक का प्रैक्टिस सेशन। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।